कोई आके मुझसे कहे कभी, चलो उठ के चलते रहो अभी, तेरा काम हमको है भा गया, चलो वक्त मिलने का आ गया। मैं उठूं तो जिस्म वहीं रहे, मेरा आप मुझसे निकल पड़े। कोई बरकरार कोई तीर सा, मुझे ले उड़े मुझे ले चले। मैं यहाँ से बिल्कुल हूँ थक गया, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। अली की नज़्म भेजने पर आयशा का जवाब आया, जूते मारूंगी मैं, साथ लेकर जाना मुझे भी। अली ने लिखा, अच्छा काम करने दो। आयशा का मैसेज आया, नज़्म तो तुमने ऐसी लिखी है जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज चल रहा हो। अली ने लिखा, नहीं, दूरी का पहला हफ्ता। वो बोली, वैसे मैं रो पड़ी तो वापस आना पड़ेगा। अली ने कहा, अरे मैंने हल निकाल लिया है, कुछ दिनों की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अली ने कहा, अल्लाह हाफिज। अब तक अली कितनी मरतबा अरशद भाई के घर जा चुका था। कुछ कॉलम कुछ मज़ामीन के अलावा कोई भी और काम उसे नहीं दिया गया था। जैसा वो सोच रहा था उसके बरक्स अभी तक कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ था। मैसेज आता था कि आज तुम्हारी भाभी ने बिरयानी पकाई है, आ जाओ। फिर सब उनके घर पहुंच जाते, उसके बाद खाना होता, खाने के बाद कभी लॉन में क्रिकेट, कभी सबके साथ कॉफी, फिर सब घर चले जाते। ये इस बात का इशारा होता था कि अगले दिन बीच क्लब में एक मखसूस वक्त पर वेटर उनको अखबार ला कर देगा। उस अखबार को घर लाकर एक खास रोशनी में देखने में कुछ हुरूफ उभर जाया करते थे। इस तरह सबको पता चल जाता था कि आने वाले हफ्ते में उन्हें क्या करना है। अली के अलावा इस टीम में और लोग भी थे, जिनमें से दो के मुताल्लिक अली ये जान गया था कि वो उसी की तरह नए हैं। शायद छोटे मोटे काम करवा कर वो सबको जांचना चाहते थे। खुद अली ने नोट किया था कि उसके मोहल्ले में दो फकीरों का इजाफा हो गया है। एक फूल वाला उसके घर के सामने लाजिमन रुकता है, कहता है ले लो भाभी को दे देना, और ये सब कुछ उसके लिए खौफ से ज्यादा दिलचस्पी का बायस था। मगर आज कुछ नया हुआ था। आज भाभी ने मजे की बिरयानी की बजाय हलीम बनाया था। अली ने 9mm के चेम्बर पर नजर डाली, पिछली सीट के नीचे रखी हुई राइफल को देखा। गो के चलाने की नौबत नहीं आई थी, मगर आ तो सकती थी। उस तरफ से मुतमईन होकर वो अरशद भाई के घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी। चौकीदार बाहर खड़ा हुआ था। अली ने चौकीदार से पूछा, क्या हुआ, आज भाभी नाराज हैं क्या? जिसका मतलब था कि अंदर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। चौकीदार ने कहा, नहीं साहब, वो नाराज नहीं है, मगर बिरयानी पका पका के थक गई हैं। अली ने सोचा, यानी आज कोई अहम काम मिलने वाला है। चौकीदार लंबा चौड़ा और भारी भरकम जिस्म का मालिक था। उसकी बड़ी सब्ज आंखें, गोरी रंगत और कत्थई जुल्फें जो शानों को छू रही थीं, उसको शुमाली इलाके के किसी गांव का बासी करार देती थीं। मुजक्कर को मौनस और मौनस को मुजक्कर कहने की आदत उसके बयान की मासूमियत में इजाफा कर देती। आंखों में उकाबों की सी चमक थी। हर बात करने से पहले तमहीद के तौर पर बड़ी बड़ी मूंछों को ऐसे ताव देता जैसे उसके बगैर बात अधूरी रह जाएगी। अली ने गली में पार्क हुई गाड़ियों पर नजर डाली तो उसको अंदाजा हुआ कि असलम और शाहिद अंदर ही थे और हारिस नहीं आया था। अली, असलम, शाहिद, अरशद भाई, उनकी बेगम और चौकीदार, ये वो लोग थे जो टीम का हिस्सा थे। अली ने चौकीदार से पूछा, यार वली, हारिस कहाँ रह गया? वो बोला, साहब आता ही होगा, आप अंदर चलें। अली अंदर दाखिल हुआ। लॉन में अरशद भाई खड़े इंतजार कर रहे थे। हलीम खाओगे? वो इस तरह बोले जैसे चाहते हों कि अली मना कर दे। अली ने कहा, जी मैं तो बिरयानी के चक्कर में आता हूँ, हलीम तो आपको मालूम ही है कि घर में कभी अच्छा नहीं बनता। बेगम अरशद बोली, जाओ फिर, आज घर का खाना नहीं मिलेगा, बाहर से खाओ। अरशद भाई ने मुस्कुरा कर कहा, आइडिया बुरा नहीं है, चलो सभी चलो, मेरी गाड़ी में चलते हैं। सब एक साथ बोले, जरूर जरूर। अली ने पलट कर कहा, मगर पैसे आप ही देंगे? शाहिद बोला, अखबार में लिखने वाले सहाफी होते भी गरीब ही हैं। असलम बोला, तो इस बार पैसे हमारे अमीर दोस्त शाहिद भाई देंगे। अरशद भाई ने हंसते हुए कहा, अरे मैं दूंगा पैसे, मगर हारिस को आने दो। अली ने कहा, अरे उसे वहीं बुला लेंगे, मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दूंगा। अरशद साहब हिचकिचाए, बोले, नहीं नहीं, साथ ही चलेंगे। अली कुछ समझकर खामोश हो गया। थोड़ी देर में हारिस आ गया और सब उस जगह चल पड़े जहां बहरहाल कुछ शुरू होने वाला था। अरशद भाई ने हारिस से पूछा, तुम कहाँ रह गए थे रास्ते में? हारिस ने हंसते हुए कहा, बस यूं समझ लें कि बाइक पंक्चर होने वाला बहाना पुराना हो गया है, अब कोई और समझ में नहीं आ रहा। हारिस एक शोख हंसमुख नौजवान था। अंदाजो आदात से लापरवाही झलकती थी। एक शरीर से मुस्कुराहट हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहती थी। इस टीम जिसमें अली को सभी फौजी से लगते थे, हारिस वो वाहिद शख्स था जिसका अंदाज उमूमी सा था। जुम्मे समेत हर दिन कसी हुई जीन्स की पैंट और चुस्त कमीज में नजर आता। हल्की बड़ी हुई शेव और बिखरे हुए बाल उसकी लापरवाह तबीयत की दलालत करते। बात करते करते अपने बाजुओं की मछलियों को ऐसे टटोलता जैसे उसे ये बाजू बहुत पसंद हो। असलम ने सवाल किया, अरशद भाई हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोले, यार किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। सब समझ गए कि वो कुछ बताना नहीं चाह रहे। अली ने लुकमा लगाया, भाई मुझे तो ये इत्मीनान है कि पैसे अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। वो सब एक गेस्ट हाउस प्लस रेस्टोरेंट के पास आकर रुक गए। ये शहर की मशहूर शाहरा के नजदीक एक सर्विस रोड पर वाक़े मुतवस्सित तबके के लिए बनाया गया गेस्ट हाउस था। अरशद भाई ने गाड़ी रोकी तो तेजी से एक बावर्दी मुलाजिम सामने आ गया। मुलाजिम ने पूछा, सर वैले सर्विस? अरशद साहब बोले, जी बिल्कुल, मगर पहले ये पता करके बताएं कि फैमिली स्पेस है या नहीं। वैले बोला, सर खाली है, अंदर तशरीफ ले जाएं। वो चाबी लेकर पीछे हटता हुआ बोला,
सब अंदर आ गए। यहाँ छोटे छोटे फैमिली रूम्स बने हुए थे जिनके दरवाजे बाहर की जानिब खुलते थे। अरशद साहब ने कहा, बैठो। फिर बोले, मैं बहुत अरसे से एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ और मुतअद्दिद बार कई अहम मिशंस पर जा चुका हूँ, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि किसी को हम 2 माह से ट्रेस कर रहे हैं और जब भी पूरे वसूख के साथ हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उसकी मौजूदगी का 100% यकीन होता है, वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। हारिस ने कहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंदर से उसे खबर दे रहा है। अरशद साहब बोले, दुरुस्त, यही वजह है कि ये टास्क फोर्स बनाई गई है। मुझसे भी सुपीरियर टीम ने ये काम हमारे जिम्मे लगाया है। आप सबसे राब्ता करने का ऑर्डर भी ऊपर से ही मिला था। हारिस और शाहिद तो मुझसे वाकिफ हैं क्योंकि ये दोनों एजेंसी में मेरे जूनियर हैं। असलम को इसलिए साथ मिलाया है कि वो बलूचिस्तान और खास तौर से कोस्टल बेल्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। सहरा में पानी की जगहों से लेकर कहाँ कैसे लोग पाए जाते हैं सबको जानता है। अली सहाफ़ी है मगर किसी के साथ काम करने की बजाय तकरीबन हर अखबार में लिखता है। और ये तुम लोग जान ही गए होगे कि वली चौकीदार ही नहीं बल्कि एक तरबियत याफ्ता SSG कमांडो है। अरशद भाई ये कहकर रुक गए क्योंकि दरवाजा खुला और वेटर खाना लेकर आ गया। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की गई और साथ में एक तश्तरी में नमकदान और एक ट्रे में सलाद भी रखी गई। सबने चुपचाप खाना खाया। खाना वाकई बहुत लजीज था और अली का बिरयानी नहीं मिलने का गम मुंदमिल हो गया। अली ने हंसते हुए भाभी को छेड़ा, कहा, भाभी अच्छा हुआ आपने बिरयानी नहीं बनाई। अरशद भाई ने कहा, और हाँ ये बात मैं सबको बताता चलूं कि ये भाभी नहीं नेवी की ऑफिसर हैं। हम में से किसी की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। अली ने अरशद भाई से पूछा, अब क्या करना है जनाब? वो बोले, ये शख्स हमारी मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक हमसाया मुल्क का एजेंट और ऑफिसर है। उसका काम बलूचिस्तान के मुखालिफ गिरोहों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करना है, किसी शाहरा के पुल पर धमाका करना हो, चीनियों को अगवा करना हो, हर जगह उसकी मौजूदगी का पता चलता है। अली ने कहा, लेकिन ये इल्म आखिर एजेंसियों को होता किस तरह है? अरशद भाई ने कहा, असलहे और गोला बारूद फराहम करने और नस्ब करने के तरीक़ाकार से। हमारी तला के मुताबिक ये एक मरतबा फिर बलूचिस्तान में मौजूद है और हमें उसका पता हर सूरत में लगाना है। हारिस ने पूछा, मगर कैसे? अरशद भाई ने कहा, बस इसी के लिए हम आज यहाँ आए हैं। अब एक बात नोट कर लें, कोई सवाल नहीं पूछेगा, बस सुनकर मुख्तसर सा जवाब देते हैं। ये कहकर उन्होंने नमकदान को हल्का सा दबा दिया। एक हल्की सी आवाज आई, सब मौजूद हैं अरशद? अरशद भाई ने जवाब दिया, जी सर। फिर आवाज आई, अली बैठा है? वो बोले, जी सर। आवाज आई, अली तुम इस टीम को लीड करोगे। 3-4 गिरोहों पर हमें शक है कि वो एजेंट उनके पास पनाह लिए हुए हैं। तुम एक मीडिया रिपोर्टिंग टीम का रूप धारोगे, उसकी मनसूबाबंदी तुम अपने हिसाब से करोगे। अपने कनेक्शंस के जरिए वहां के सरदारों से अपॉइंटमेंट हासिल करो, जहां मुश्किल दरपेश हो अरशद को बताओ। क्या तुम समझ गए? उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। अली ने जवाब दिया, जी ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं। एक मरतबा फिर आवाज आई, इस काम को और भी आसान बनाने के लिए असलम से अपने रूट और रिहाइश का मशवरा जरूर कर लेना। अली ने कहा, जी बेहतर। फिर कहा गया, अरशद तुम इन सब की हिफाजत के जिम्मेदार हो। जिस जगह महसूस हो कि अली का कोई फैसला गलत है तो इसे रोको, मगर बाकी काम अली पर छोड़ दो। अरशद भाई ने कहा, मेरा ख्याल है सर के वो कुछ कहना चाहते थे मगर एक लाल बत्ती रोशन हुई जिसका मतलब ये था कि हर किस्म का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। हारिस ने अरशद भाई से कहा, क्या आप इन साहब से मिले? अरशद भाई ने कहा, नहीं, जब से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होना शुरू हुई है तब से सिर्फ यहाँ पर ही बात की जा सकती है, या एक और नंबर है जिस पर कॉल रिकॉर्ड होती है। मेरा अंदाजा है कि ये कुछ ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिनको लोअर स्टाफ नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे घर में भी कोई ऐसी खुफिया डिवाइस हो जिसकी आवाज कहीं और भी सुनी जा सकती है। ये सुनकर अली ने कहा, अच्छा वाह, अब मजा आना शुरू हुआ है। शाहिद ने तड़ाक से जवाब दिया, जब गोलियां चल रही होंगी तो और भी मजा आएगा। अली ने कहा, इसमें ऐसी खौफ की क्या बात है, या हम मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे। अरशद भाई मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, क्या कोई पीछे रोने वाला नहीं है? अली ने सफाई से बात घुमाते हुए कहा, इस दुनिया में आपके आगे पीछे सिर्फ हंसने वाले लोग होते हैं। हारिस ने टोका, चले भाई चलते हैं, मुझे अभी और भी काम है। अली ने कहा, हाँ मुझे भी एक कॉलम लिखना है। और वो लोग बिल अदा करके गाड़ी में सवार हो गए। अरशद भाई के घर निकलते वक्त चौकीदार वली ने अली से कहा था कि साहब हमारा एक छोटा भाई है, अगर आप मुनासिब समझें तो उसको अपने घर पर चौकीदार रखवा लें। जिसका मतलब यह था कि घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अगर कोई ऐसा है तो उसका पता बता दें ताकि उसकी हिफाजत का इंतजाम किया जा सके। मगर कुछ बातें ऐसी थीं जो अली किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वली मेरी जान, मेरा घर तो अक्सर खाली ही रहता है, मैंने कोई माल भी नहीं बनाया, किस चीज की चौकीदारी करेगा वो? फिर भी उसे एहसास था कि एक रिश्ता ऐसा भी है जिसकी हिफाजत जरूरी है। कुछ अरसे पहले एक स्टोरी को कवर करते हुए अली ने एक दोस्त को बताया था कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, बल्कि उन लोगों में से था जो एहसान चुकाने के लिए दूसरे जहान तक सफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग मौका ज्यादा मिलने की वजह से खराब हो जाते हैं, इसलिए मौका न मिलने वालों को उनके बारे में राय कायम करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। यही सोचकर अली ने एक दफा एक स्टोरी कवर करते हुए उस इंसान का राज अफशा करने की बजाय उसे अच्छे रास्ते पर लगा दिया। उसका नाम आहद बॉक्सर था। जब उसने चोरी करना तर्क किया तो अली ने उसको उसका शौक पूरा करने वाले लोगों से मिलवाया और अब वो एक बड़े क्लब में बॉक्सिंग ट्रेनर था।
ये भी हमारे समाज का एक जुल्म है कि 2 दफा का ओलंपियन, 1 दफा कांसी का तमगा लेने वाला बॉक्सर चोरी पर मजबूर हुआ। अली ने उसे मैसेज किया और उसे उस घर में मिलने को कहा जो अली ने ही उसे दिलवाया था। ये घर कई साल पहले अली छोड़ चुका था। उस घर की खुसूसियत ये थी कि उस घर तक जाने के कई रास्ते थे। पतली पतली ली मार्केट की गलियां अली को इसलिए पसंद थीं कि पीछा करने वाले पहचान में आ जाते। छोटी गलियों में रहने वालों के दिल अक्सर बहुत बड़े होते हैं। सारा मोहल्ला एक दूसरे को जानता है और अजनबी इंसान की शनाख्त जल्दी हो जाती है। अली एक गली से दूसरी गली और दूसरी से तीसरी में घुसा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा तो वो एक पतली लंबी राब्ता गली से होता हुआ उस घर में दाखिल हुआ। अली ने उसे देखकर पूछा, कैसे हो आहद? आहद ने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अली भाई कैसे याद कर लिया आपने? गहरा रंग, लंबा कद उसके घुंघराले बालों के साथ बहुत जचता था। मुंह पर 2 जगह ऐसे निशानात थे जैसे कोई चोट बहुत अरसे के बाद ठीक होकर अपना निशान छोड़ गई हो। रे कोड़े कहकर ऐसे जोर देता जैसे उससे बात में मजीद वजन पैदा हो जाता है। अली ने आहद से पूछा, कुछ मुश्किल आ पड़ी है? ड्राइविंग करोगे? एक जगह 1 हफ्ते। आहद बोला, क्लब से छुट्टी लेनी पड़ेगी अली भाई, वरना आपको कौन मना कर सकता है। अली ने कहा, ले चुका हूँ छुट्टी। तुम बस मेरे दोस्त रेंटे कार वाले जहूर भाई से मेहरान उठा लो। तुम आयशा को पिक करोगे और वहीं नजदीक एक क्वार्टर में रहोगे। क्वार्टर का पता इस लिफाफे में है। आहद बोला, भाभी को सब खैरियत है अली भाई? अली ने कहा, एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ, जिनके खिलाफ है वो धमकियां दे रहे हैं। अपनी तो खैर है, आयशा की फिक्र है। अली ने उसको इस हद तक बता दिया जिस हद तक उसके काम आ सकता था। आहद ने पूछा, क्या क्या रखना है? अली ने कहा, वो सब कुछ कि जब जान से मार देना जरूरी हो तो मारा जा सके, बाकी मैं संभाल लूंगा। आहद मुस्कुराया, बोला, ये कहने की आपको जरूरत नहीं थी अली भाई, अब फिक्र छोड़ दें आप भाभी की। ये उन 3 लोगों में से था जो आयशा को जानते थे, क्योंकि जब अली स्टोरी कवर कर रहा था तो ये उसको जख्मी हालत में मिला था। अली जानता था जो गोली उसके जिस्म के अंदर है वो भी किसी मुजरिम ही की है, और जो गन वो पकड़े हुए था वो भी गैर कानूनी थी। अली उसको इसी घर में ले आया था जहां वो आज उससे मिलने आया था, और आयशा ने ही उसका इलाज किया था, कुछ नाकाफी सामान के साथ। अली ने कहा, तो बस ठीक है, कल से तुम्हें उसके हॉस्पिटल वालों ने ड्राइवर बनाकर भेजा है, तुम समझ गए? वो बोला, समझ गया। फिर अली अपने घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचकर उसे ख्याल आया कि ये बातें आयशा को भी बतानी जरूरी है। अली ने कहा, कल से तुम्हें हॉस्पिटल वालों ने ड्राइवर और गाड़ी दी है, तुम समझ गई? उसका जवाब आया, नहीं, घर आकर समझाओ। अली ने कहा, नहीं, अब तुम आओगी घर कुछ दिन में। वो बोली, आग लगाने आऊंगी उस घर को जिसमें मैं आ ही नहीं पा रही। अली ने कहा, आग तो लग ही जाएगी बाल खुलते ही। वो बोली, शायर हो रहे हो क्या, काफी दिन बात नहीं करोगे? अली ने कहा, हाँ, और उसके बाद काफी दिन तुमसे ही बात करूंगा। बोली, मैं मुंह तोड़ दूंगी, उसके बाद सारी जिंदगी बोलो? अली ने कहा, तुम एक बार तोड़ ही दो। बोली, आयशा ने कहा, बोलो जो कहा है मैंने। अली ने पूछा, वो क्या? आयशा ने कहा, वही जो मैंने कहा है। अली ने कहा, मेरा मुंह तोड़ दोगी ये बोलूं? नहीं नहीं यार। आयशा बोली, अल्लाह हाफिज। अली ने कहा, अरे अरे इंशाल्लाह सारी जिंदगी तुमसे ही बात करूंगा। वो बोली, पहले तो समझ नहीं आ रहा था, अब कैसे कहा? वो बोला, दिल से। आयशा ने कहा, अच्छा चलें अब जाएं, वो शायद शर्मा गई थी, अल्लाह हाफिज। ये लिखकर अली ने फोन रख दिया। जान की उसे कभी परवाह नहीं रही थी। जिस मुल्क में सच लिखना जिहाद फी सबीलिल्लाह जितना मुश्किल बना दिया जाए, वहाँ के अहले सुखन हुजूम दर हुजूम दरबारों का ही रुख करते हैं, और वो चंद पागल जो इस दौर में आमियाना रविश से इख्तिलाफ करके जालिम को जालिम लिख देते हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा ही रहता है। मगर ये अली के लिए कोई खास बात नहीं थी। खास बात तो ये थी कि अब अली के साथ एक और नाजुक सा रिश्ता मुंसलिक हो चुका था, जिसकी हिफाजत सच बोलने जितनी ही जरूरी थी। इस रिश्ते के मुंसलिक होने के बाद लाखों दफा अली ने सोचा कि ये पेशा ही छोड़ दे, और इतनी ही दफा उसके ज़मीर ने आवाज दी कि इस मुल्क के करोड़ों मासूमों की आवाज बनना इन 2 जानों से ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने आखिरकार हमेशा साथ रहने के लिए कहीं और भी मिलना ही है।